नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का खास शो सुर्खियां अखबार की और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप खबरों में आगे बढ़ते हुए बात रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे की करेंगे क्योंकि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, व्लादिमीर पुतिन से इस दौरान देखिए द्विपक्षीय वार्ता होनी है। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। पुतिन और मोदी की मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। 16 दिसंबर 2022 को 16 सितंबर 2022 को एससीओ की इस बैठक से इतर मुलाकात के दौरान मोदी ने पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है और वहीं यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर इस बयान की दुनिया भर का ध्यान भी खींचा था। तो अब जब ये एक बार फिर से द्विपक्षीय वार्ता होनी है, इसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कई और अहम मुद्दों को लेकर के बातचीत हो सकती है, समझौते हो सकते हैं और साथ ही क्योंकि जिस तरीके से प्रमुखता के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होती रहती है, ये मुलाकात भी अहम होगी। बिल्कुल, देखिए भारत ऑस्ट्रिया तलाशेंगे सहयोग के नए रास्ते, रूस के साथ होगी व्यापार पर बात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। रूस पर इस यात्रा पर जाएंगे और उसके बाद वो ऑस्ट्रिया जाएंगे। कई मायनों में ये यात्रा जो है वो खास होने वाली है और खासकर अगर भारत और रूस के संबंधों का जिक्र करें तो वो कितने प्रगाढ़ हैं, कितने मजबूत हैं, ये हमने उस दौरान भी देखा था जिस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था। प्रधानमंत्री ने किस तरह उस दौरान भी ये कहा था कि इस पूरी समस्या का यानी युद्ध जो है वो कोई समाधान नहीं है, इसका आपस में बातचीत करके इस पर जिक्र किया जा सकता है, इस पर बातचीत की जा सकती है। इसी के साथ साथ जिस दौरान वो रूस जाएंगे तो देखिए निजी भोज का आयोजन भी किया गया है। पुतिन की ओर से रात्रि भोज का आयोजन किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं और कई मायने में ऑस्ट्रिया और रूस का जो दौरा है वो खास रहने वाला है। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात कर ले तो कई सारे एमओयू जो है वो साइन होंगे जो कि कहीं ना कहीं भारत और रूस दोनों के संबंधों को और मजबूत करेंगे। बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर को लेकर भी बातचीत होगी और तेल को लेकर भी बातचीत हो सकती है। साथ ही जिस तरीके से मेरे सहयोगी अभी चारुल ने भी जिक्र किया कि कई एमओयू को लेकर के दस्तखत इस दौरान किए जा सकते हैं और साथ ही कई अभी भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि वैश्विक स्तर पर खासतौर पर बुलंदियों को छूने की कोशिश की जाएगी। दोनों देशों की तरफ से अर्थव्यवस्था पर खासतौर पर मुलाकात जब भी होती है तब भी बातचीत होती है। तो द्विपक्षीय तौर पर अगर इस बैठक को देखा जाए तो बहुत अहम योगदान तमाम देशों का इसमें, और जब कई देशों की मुलाकात उनके प्रमुखों के साथ होती है तो ऐसे में चर्चाएं भी उसी स्तर की रहती हैं। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा और कहा कि मैं दोनों देशों की यात्रा पर होऊंगा जिस दौरान ये रिश्ते जो हैं और भी प्रगाढ़ हो, इस पर जो है वो जोर दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने लोकतंत्र की बात की, स्वतंत्रता की बात की और बताया कि किस तरह से ये चीजें जो हैं आगे एक अहम रोल निभाने वाली है। और खासकर देखिए जब भी हम किसी भी देश में जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं या फिर रक्षा मंत्री जाते हैं, तो ये माना जाता है कि उस देश से हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो और ज्यादा मजबूत होगा। और रूस किस तरह से डिफेंस के सेक्टर में एक्सपर्ट रहा है और किस तरह से मजबूत रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और भारत और रूस के संबंध कितने अच्छे हैं ये पहले से ही देखने को मिला है। तो इस लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि काफी अहम रहने वाली है ये यात्रा ऑस्ट्रिया की और साथ ही रूस की। तो बिल्कुल वही अगर रूस की बात की जाए तो रूस के साथ संबंध भारत के हमेशा से मजबूत रहे और दोस्ती का हाथ जिस तरीके से दोनों देशों की तरफ से आगे बढ़ाया है, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से जिस तरीके से चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर के बातचीत रही हो या फिर किसी प्रकार से अगर कहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात रही है कि कैसे इन्वेस्टर्स को भारत में लाया जाए, प्रधानमंत्री ने हमेशा रूस के साथ मुलाकात करने के साथ में कोशिश की है और मजबूती के साथ इस और कदम आगे बढ़ाए भी गए हैं। वेपन सप्लाई की बात की जाए तो अधिकतम वेपन अब तक रूस से लिए गए हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बताया जा रहा है कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे तो कई और ऐसे मुद्दे रहेंगे जो कि भारत के फ्यूचर से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के डिस्कशंस हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है और कई ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ एमओयू भी साइन हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कहा भी गया कि व्यापार के मुद्दे पर सीधे तौर पर बात करना एक शानदार मौका है। और अगर हम ऑस्ट्रिया की बात कर लें तो 4 दशकों में पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को संदेश दिया, कहा सदन में सार्थक चर्चा से होगा समाधान। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को छापा है। तो फिलहाल
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मजबूत विपक्ष से लोग अपनी बात को उचित तरीके से रखने की उम्मीद करते हैं। लोग ये भी चाहते हैं कि संसद और सड़क की बहस में अंतर होना चाहिए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुनाव को एक जीवंत और संपन्न लोकतंत्र का संकेत बताया। तो बिल्कुल देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की इस अखबार को अगर आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल पृष्ठ पन्ने पर ही आपको ये खबर मिल जाएगी, जिसमें कि साफ तौर पर ये लिखा हुआ मिलता है कि एमपीज फ्रॉम बोथ साइड्स इक्वल, पॉजिटिव डिबेट की इन हाउस। ये स्पीकर की तरफ से कहा गया, यानी कि अगर दोनों तरफ से लोगों की जो संख्या है वो संख्या बल अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, और ऐसे में किसी भी मुद्दे को लेकर के स्वच्छ डिबेट करवाई जा सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है। ये संभावनाएं उनके तरफ से जाहिर की गई, क्योंकि अब तक जिस तरीके का आरोप विपक्ष की तरफ से हमेशा लगाया जाता है कि संसद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस पर भी अब ओम बिरला की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि डेमोक्रेसी का मतलब समझने की हर किसी को जरूरत होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारे पास सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है, तो मैं ये चाहता हूं कि लोगों के भीतर भी वो कॉन्फिडेंस आए कि कैसे आगे आने वाले 5 सालों के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और संसद में किसी भी मुद्दे को लेकर खुले तौर पर चर्चा होनी चाहिए और दोनों पक्षों को इक्वल हक मिलना चाहिए, यानी कि एक स्तर पर उन दोनों को मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात किसी भी मुद्दे पर मुखर होकर के रखने के लिए। बिल्कुल देखिए, सबसे अहम चीज है कि लोकसभा अध्यक्ष जब ये कहते हैं कि सड़क और संसद की जो चर्चा होती है दोनों में फर्क होता है। हमने ये भी देखा कि पिछली बार जब हम देख रहे थे कि चर्चा हो रही थी उस दौरान एक मौका ऐसा भी आता है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेल तक पहुंचाते हैं, जिस पर उपसभापति नाराजगी व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ जब हम चर्चाएं देखते हैं तो देखिए विपक्ष इस बार बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है सुरभि। अगर हम 2014 और 2019 से कंपेयर करके देखें तो यहां पर एक सार्थक चर्चा की उम्मीद जो है विपक्ष की ओर से भी की जाती है, क्योंकि जनता को यह उम्मीद होती है कि अगर कोई भी मुद्दा होगा तो विपक्ष उस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख सकता है। लेकिन ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि चर्चा करने के बजाय पूरा जो सदन होता है या फिर जो चर्चा करने के बजाय या फिर कोई नया बिल पास हो सकते हैं जहां पर देश को आगे बढ़ाने की बात की जा सकती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो दिन है या फिर जो कार्यवाही है लोकसभा की या फिर राज्यसभा की वो सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, तो ये देखना दुखद भी होता है। और इसे एक अच्छा मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो आम जनता के बीच नहीं जा पाता है। और भारत जिस तरह सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो यहां पर जब सदन चलता है तो निगाहें पूरे वैश्विक स्तर की होती हैं। जब ये सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाता है तो ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक ऐसा संदेश देता है कि देखिए सदन में किस तरह की स्थिति बनी हुई है और देश को आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हंगामे पर ही कार्यवाही को टाल दिया जाता है। अच्छा, और चारुल इसमें एक खास बात और भी है कि इसी खबर में इस बात का जिक्र किया गया कि ओम बिरला आगे अपनी बातों में ये भी शामिल करते हैं कि पार्लियामेंट से जिस तरीके से लोगों का भरोसा दिन प्रतिदिन उठता चला जा रहा है, क्योंकि अगर किसी भी सत्र की बात की जाए तो उस सत्र को पूरी तरीके से संपन्न कर पाना मुश्किल हो जा रहा है, या तो वह हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। तो ऐसे में हम कोशिश करना चाहते हैं कि दोनों यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को खुलकर मौका मिले अपने अपनी बात रखने का हर मुद्दे पर। और हम ये भी चाहते हैं कि आम जनता के बीच में जो भरोसा खोता जा रहा है पॉलिटिक्स को लेकर या पॉलिटिशियंस को लेकर के, उस भरोसे को एक बार फिर से कायम किया जा सके, क्योंकि हमें संविधान को ध्यान में रखते हुए हर मुद्दे को संसद तक लाना है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हाथरस कांड की करते हैं। हाथरस कांड में एक गवाह ने बाबा पर आरोप लगाए और कहा कि बाबा ने लोगों से कहा था कि चरण रज लेकर जाना है। तो ये बहुत अहम हो जाता है बयान जो है, क्योंकि देखिए अब से पहले यही हो रहा था, बाबा की ओर से कहा जा रहा था, सेवादारों की ओर से ये कहा जा रहा था कि दरअसल रज लेने की बात जो है वो सिर्फ एक अफवाह थी। दरअसल वहां पर दम घुटने से अचानक भगदड़ मची थी। लेकिन अब यहाँ पर ये जो एक गवाह है उसने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दरअसल बाबा की ओर से ये कहा गया था कि चरण रज लेकर जाना, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। तो फिलहाल हाथरस हादसे को लेकर नए नए अपडेट जरूर इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जब एक भक्त की तरफ से खुल करके इस बात का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि अक्सर ऐसा होता है, और इससे पहले हमने आपको कुछ ऐसे बयान भी सुनवाए जब हमारे संवाददाताओं ने भी इस बात को ग्राउंड जीरो से साबित किया कि कैसे लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ हाथरस की बात नहीं है,
कई जगहों पर अब तक जब भी बाबा यानी भोले बाबा का सत्संग होता था तो उस दौरान सत्संग में लोगों से कहते थे कि सत्संग जब समाप्त हो जाए, मैं यहाँ से चला जाऊं तो आप लोग मेरे पैरों की उस धूल को जरूर लीजिए। और ऐसे करने से यानी अगर आप चरण रज लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी उनका बहुत जल्द ही समाधान आपको मिल जाएगा और आप एक और पुण्य की ओर एक राह आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में यही वो कोशिश थी लोगों की कि अगर बाबा का कार्यक्रम खत्म हो चुका है तो वो उनकी चरण रज ले सके और इस दौरान भगदड़ की स्थिति हर किसी ने देखी। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि जिस दौरान ये भगदड़ मची थी उस दौरान हमने देखा था कि 123 लोगों की मौत हुई थी। और यहाँ पर अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। गवाह का दावा है कि बाबा ने कहा था कि चरण रज लेकर जाना, तभी मची भगदड़। देखिए इस गवाह का नाम है देव चौधरी, जिसने ये दावा किया कि जिस दौरान वो वहां से गुजर रहे थे उस दौरान उन्होंने ये देखा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। और देव चौधरी जो कि गवाह है उसने ये कहा कि बाबा ने दरअसल सत्संग के दौरान ये कहा था कि जब वो वहां से निकले तो फिर चरण रज लेकर जाना। अब यहाँ पर देखिए एक और ऑडियो क्लिप भी वायरल है जिसमें दो सेवादार जो हैं वो आपस में बातचीत करते हुए नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि अब जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जिन लोगों की जान चली गई है इसको लेकर बाबा ने पहले ही जिक्र कर दिया था। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अब ये जो भक्त हैं वो निराकार के पास चले गए हैं और बाबा इन्हें जल्द ही जीवित भी कर देंगे। देखिए अंधविश्वास जो है, अंधभक्ति जो है वो इस हद तक पहुंची हुई थी। यहाँ तक कि सुबह जब हम अस्पताल जाते हैं ग्राउंड जीरो पर, जब मैं वहां पर मौजूद थी तो जो लोग घायल थे उनका ये कहना था कि प्रभु वहां से निकलकर जा रहे थे और जनता में होड़ मची थी रज लेने की। तो यानी इस पूरे मामले में अभी भी जो भोले बाबा के कहा जा सकता है कि अनुयायी कह लीजिए, उनके जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी इस पूरे प्रकरण में ये मानते हैं कि जो बाबा है उनकी कोई गलती नहीं है और उनकी वजह से इस पूरे हादसे में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उनके जो वकील हैं नारायण साकार के एपी सिंह, वो भी ये कहते हैं कि बाबा तो हमेशा जनता के बीच मौजूद हैं, बाबा चंदा नहीं लेते हैं, बाबा डोनेशन नहीं लेते, बाबा सोशल मीडिया पर भी नहीं है, बाबा तो सिर्फ और सिर्फ भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से दरअसल ये पूरा हादसा हुआ है और जिसने साजिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल चल रहा है। और कहीं ना कहीं साथ में देखिए ये गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि अगर एपी सिंह ये कहते हैं या बाबा जब मीडिया के सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ अराजक तत्वों की तरफ से इस तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा की गई, तो फिर सवाल ये भी कि यानी क्या जो उस सत्संग में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, अगर उनके बीच इस बात को लेकर के गलतफहमी हो भी गई थी कि चरण रज लेने के लिए हमें आगे जाना है और ये भगदड़ की स्थिति सबने देखी, तो क्या बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि उनके भक्त ही अराजक हैं? क्या वो उपद्रवी हैं? तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं, लेकिन अभी भी एक और मुख्य सवाल कि आखिर एफआईआर में किसी प्रकार से बाबा नारायण साकार हरि का नाम क्यों नहीं सामने आया? देखिए नाम भी सामने नहीं आया है, प्रशासन गिरफ्तार भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैनपुरी में जहां पर आश्रम है बाबा का वहीं पर दावा किया जा रहा था कि बाबा अंदर है, क्योंकि जिस दौरान वहां पर पुलिस पहुंची थी उस दौरान बाबा अंदर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद बाबा को बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया है। तो पुलिस प्रशासन आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा है? और जिस तरह से आपने जिक्र किया, यहाँ पर एक बात ये भी है कि बाबा के जो अनुयायी थे जो कि हर बात बाबा की मानते हैं, जो इस पूरे हादसे के बाद भी बाबा को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, अगर उनसे बाबा ये कहते कि इस तरह भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है तो शायद इतनी बड़ी संख्या में हाथरस में मौत का सिलसिला जो है वो नहीं शुरू हुआ होता। और सबसे अहम चीज है कि जिस दौरान रज को लेकर भगदड़ मचती है तो गवाह ये दावा भी कर रहा है कि दरअसल रज लेने के लिए बाबा की ओर से ही कहा गया था और इसीलिए लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए थे, सड़कों पर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि बाबा का वहां से निकलेंगे और चरणों की रज जो है वो लेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि बाबा का ऐसा दावा था कि कोई भी अगर समस्या है तो बाबा समाधान कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं, ऐसा भोले बाबा का दावा था। और बिल्कुल चारुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर किसी प्रकार से ऐसी स्थिति बनती है और कोई व्यक्ति ये कह दे कि आपके जीवन में चल रही सभी कठिनाइयों का समाधान सिर्फ इस बात से हो जाएगा क्योंकि अगर आप मेरी चरण रज ले ले, तो ये अपने आप में बहुत प्रमुख बात होती है कि
इसके बावजूद उनका नाम एफआईआर में नहीं आता है। और यही वो कारण भी बताया जा रहा है कि क्या राजनीतिक संरक्षण वाकई उन्हें मिल रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब तक पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी उनका नाम नहीं सामने आया है, उनका नाम नहीं लिया गया है। बिल्कुल, देखिए एक वक्त ऐसा भी था जब अखिलेश यादव ने खुलकर सपोर्ट किया था और वो वीडियो वायरल हुआ था जी। क्योंकि जब अखिलेश यादव ने इस हादसे पर सवाल उठाए तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर वही वीडियो वायरल हो गई जिसमें खुलकर समर्थन देने की बात अखिलेश यादव की ओर से कही गई थी। इसी के साथ साथ देखिए जो चश्मदीद है उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही थी। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि बाबा का अपना एक नेटवर्क था, यानी अपनी खुद की लॉबी थी जो कि पूरे मामले में जो सेवादार थे सुरक्षा को लेकर वो वहां पर खड़े रहते थे। और इस पूरे हादसे में अगर हम देखें या इस पूरे सत्संग में सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो लगभग 12 से 13 हजार बाबा के सेवादार थे जो कि सुरक्षा की वहां पर जिम्मेदारी लेकर खड़े हुए थे। और इसीलिए ये कहा भी जाता था कि बाबा के सत्संग में प्रशासन को आने की बहुत ज्यादा इजाजत नहीं होती थी, यानी पुलिस कर्मियों को सिर्फ औपचारिकता मात्र के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपना एक साम्राज्य जमा सकता है, क्योंकि पुलिस ने भी यहाँ पर सेवादारों के भरोसे आम जनता को छोड़ दिया था। तो क्या यहाँ पर इस हद तक प्रशासन भोले बाबा के सामने मजबूर हो गया था कि उन्होंने इस मामले में सुध नहीं ली। हालांकि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, एसडीएम की ओर से दी भी गई थी 80,000 की परमिशन, लेकिन जब 2.5 से 3 लाख लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो ऐसे कार्यक्रम को रद्द क्यों नहीं कराया गया या फिर अतिरिक्त सुरक्षा वहां पर बढ़ाई क्यों नहीं गई? सिर्फ बाबा का ये कहना क्या पर्याप्त था कि वो और उनके सेवादार इस मामले में जो भी सुरक्षा है मापदंड है उनका खास ख्याल रखेंगे? लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फेलियर प्रशासन का भी सामने आया है। और साथ ही चारुल, क्योंकि आपने सेवादारों का जिक्र किया तो देखिए सेवादारों को लेकर भी कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि ऐसे कई वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें सेवादारों को खुद भी सुना जा रहा था, देखा जा रहा था कि कैसे लोगों से वो बार बार ये कह रहे थे, उनको मना किया जा रहा था कि आप वीडियो मत रिकॉर्ड कीजिए, आप बाबा के खिलाफ कुछ ऐसा कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आप बात एक बार कश्मीर की भी कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों कश्मीर से हम खबरें सुन रहे हैं कि कैसे वहां पर आतंकियों के साथ में हमारे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हो रही है और इसमें जहां हमारे जवानों की शहीद होने की जानकारी मिली, तो अब तक कई ऐसे आतंकवादी हैं जिनको ढेर भी किया जा चुका है। टीआरएफ कमांडर समेत 6 आतंकियों की मौत हो गई है। पेज नंबर 1 पर इसे छापा गया है दैनिक जागरण के। और जम्मू कश्मीर के कुलगांव में रविवार को लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ हुई है। मुदरघम और चिनगम फ्रिसल में अब तक 6 आतंकी मारे गए हैं। तो देखिए ये एक अहम खबर है। और घाटी में किस तरह से ये जो आतंकी हैं ये यहाँ पर घाटी को दहलाने की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी। और ऐसे में हमें अपने 2 जवान जो हैं उन्हें खोना पड़ा, लेकिन इन जवानों ने 6 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। मुदरघम में 1 से 2 आतंकियों और चिनगम फ्रिजल में 1 आतंकी के छिपे होने की संभावना थी। हालांकि देखिए इस पूरे इसमें अगर हम देखें तो 6 आतंकियों को मार गिराया गया है जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक और आतंकी संगठन है जिसके ये आतंकी जो हैं वो बताए जा रहे हैं, लश्कर ए तैयबा के आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनके पास से AK-47 गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बिल्कुल, तो कुलगाम में 2 दिनों से लगातार मुठभेड़ जारी है। और सिर्फ कुलगाम ही नहीं, राजौरी से भी ऐसी खबर मिली थी कि वहां भी मुठभेड़ लगातार जारी है आतंकवादियों की तरफ से, क्योंकि जब भी 26 जुलाई या फिर 15 अगस्त का समय आता है तो आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। और इसी दौरान जहां 2 जवानों को हमें खोना पड़ गया, वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो वहीं दूसरी ओर 6 ऐसे आतंकवादी जो कुख्यात रूप से बताए जा रहे थे, और इसमें एक A+ टॉप कमांडर भी इसमें शामिल था जिसको ढेर कर दिया गया सुरक्षा बलों की टीम की तरफ से, क्योंकि उनकी ओर से घुसपैठ करने की भी कोशिश की जा रही थी। और कहीं ना कहीं ये संदेश जो हर बार पाकिस्तान देने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान कभी इस बात को स्वीकारता नहीं है कि ये टेररिस्ट उनके तरफ से नहीं भेजे गए थे, उनकी तरफ से तैयार नहीं किए गए थे। लेकिन अगर सीमा पार करके कोई टेररिस्ट आता है और जब उसके दस्तावेज खंगाले जाते हैं, उन्हें ढेर करने के बाद उनके बारे में पता लगाया जाता है, तब भी हर बार यही सच्चाई सामने आती है कि ये पाकिस्तान से ही सामने आए थे और पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में प्रवेश कर रहे थे ताकि भारत को कैसे चोट पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, चलिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात असम की करेंगे, क्योंकि इन दिनों असम बाढ़ की मार झेल रहा है और वहां पर चीख पुकार भी मची हुई है, क्योंकि अब तक कई जानें जहां गई हैं तो वहीं दूसरी ओर कई लोग लापता भी इस वक्त बताए जा रहे हैं। तो असम में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और बाढ़ की स्थिति के कारण लोग परेशान हैं। कई लोगों के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। वो सड़कें भी कई ऐसी हैं जो कि बंद हो चुकी हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं, पशुधन को भी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। लोग अपना घर छोड़कर अस्थायी स्थान पर रहने के लिए मजबूर हैं। तो देखिए, हर साल हम देखते हैं कि असम में बाढ़ की वजह से बहुत बड़ी संख्या में नुकसान होता है, बड़े लेवल पर नुकसान होता है, जिस वजह से हमने देखा है कि कई लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ तक कि जो मवेशी हैं उनका भी नुकसान होता है। तो असम बाढ़ को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि जहां 66 लोगों की जानें गई है तो वहीं अब तक इससे प्रभावित कई लोग हो चुके हैं और साथ ही इस बीच अलर्ट भी जारी किया गया है कि कैसे असम में खासतौर पर लोगों को सुरक्षित रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई ऐसे जगह भी बनाए गए हैं ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों तक लेकर के जाया जा सके। और असम बाढ़ के चपेट में आने की वजह से बीते कल भी आपने ये खबर सुनी थी कि कैसे एक बच्चा लापता हो गया था। उन परिजनों से मुलाकात करने के लिए खुद सीएम पहुंचे हुए थे हिमंता बिस्वा शर्मा और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। उन लोगों को भी आश्वस्त उनकी तरफ से किया गया था कि जितना मुमकिन हो पाएगा सरकार हर व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश करेगी, ताकि अगर उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस बाढ़ की चपेट में आया है, लापता हुआ है, तो उनको ढूंढने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। टीमों को उतारा जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां काम कर रही है, लेकिन बाढ़ से इन दिनों असम की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। बिल्कुल, देखिए, राहत शिविर कैंप्स का भी आयोजन किया गया। कई गांव ऐसे हैं जिनका मुख्य सड़क से, मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। कई जगह तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और इस बीच कई जगह हमने वो स्थिति भी देखी, वो तस्वीरें भी आई जिसमें लोग नाव के जरिए अपना सामान जो है वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब न जाने कब उन्हें वापस अपने घर आने का मौका मिलेगा, क्योंकि बाढ़ की वजह से स्थिति ऐसी हो गई कि वो मजबूरन विस्थापित हो रहे हैं। राहत शिविर कैंप की ओर तो जा रहे, लेकिन ऐसे में भारी संख्या में नुकसान जो है वो हो रहा है। जो लोग पहले से ही नाव से जा रहे हैं उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने जो मवेशी हैं उन्हें भी अपने साथ ले जा पाएं और ऐसे में हम स्थिति ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बारिश, जिसे शुरुआत में ये माना जाता है कि कुछ राहत लेकर आएगी, गर्मी से कुछ अच्छा जो है वो जरूर महसूस होगा, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन राहत के बजाय ये जो बारिश है जब ये आफत का रूप ले लेती है तो स्थिति जो है वो दुखदाई हो जाती है और इसी वजह से कई सारे लोगों की मौत की खबरें जो हैं वो हम लगातार देख रहे हैं। लोगों का घर टूट रहा है, लोगों के घर छूट रहे हैं, मवेशियों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो कई जगह हम ये भी स्थिति देख रहे हैं कि मवेशी बह जा रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि अमूमन तौर पर असम की अगर हम बात करें तो असम में अक्सर मॉनसून के समय में इसी तरीके की स्थिति आप हर बार देखते हैं और खासतौर पर जल निकासी को लेकर के सवाल भी कई बार खड़े होते हैं, लेकिन इसी तरीके से यथास्थिति बनी रहती है वहां। और जब भी मॉनसून का समय आता है तो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य होता है तो वो असम रहता है। और असम में इससे पहले भी बीते मॉनसून की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी कई लोगों की जानें गई थी, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए थे, नष्ट हो गए थे। कुछ लोगों के यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्य दूर बह कर के चले गए थे। कई लोगों की जाने के साथ साथ में उसमें छोटे मासूम बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे। लेकिन हर बार ये कोशिश जरूर सरकार की तरफ से की जाती है कि उन्हें मुआवजा दिया जा सके, समय रहते राहत शिविर कैंपों का पहले से आयोजन किया जा सके कि पहले से तैयार अगर होता है तो वहां उन्हें सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा सके, क्योंकि कई ऐसे घर होते हैं जो पूरी तरीके से इस जल जमाव की स्थिति में डूब जाते हैं, घर का सारा सामान नुकसान हो जाता है और ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस भूमिका को उनके तरफ से अदा भी किया जाता है। प्रशासन लगा रहता है ताकि लोगों तक दवाइयों का सप्लाई या खाने पीने के सामान की सप्लाई, किसी प्रकार का उनको अभाव महसूस ना हो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार जुटी हुई हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि अब तक कई ऐसे ब्रिज हैं जो वहां टूट चुके हैं, यानी कई जगहों का संपर्क भी इस बीच में टूट चुका है, कनेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन लोगों तक
मदद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश जरूर की जा रही है। इशू ये है कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति जो है वो लगातार बनती है। कई राज्य ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हर साल आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि सरकार की ओर से इंतजाम जो है वो उस तरह से नहीं किए जाते हैं। देखिए, आप बात असम की कर लें, आप बात बिहार की कर लें, दिल्ली की कर लें, ऐसे कई राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम देखते हैं कि कई जिले ऐसे होते हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आते हैं। यानी एक प्राकृतिक आपदा कुछ राज्यों में लगातार देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद इंतजाम उस तरह से नहीं किए जाते हैं जिस तरह से आम जनता को राहत मिल सके या फिर स्थिति इतनी खराब ना देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पूरे देश के छात्रों को नतीजे का इंतजार है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है और ये देखिए, तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर के 38 याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं और उनमें से ज्यादातर याचिकाएं नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली ही हैं, जिस पर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच आज उन याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये खबर है जिसे कई सारे अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। आज सुप्रीम सुनवाई है और 24 लाख छात्र फैसले के इंतजार में है। ये इसलिए जरूरी हो जाता है सुरभि, क्योंकि यहाँ पर 24 लाख छात्र हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं, जो कि जिन्हें बहुत सारी आस सुप्रीम कोर्ट से है। क्योंकि जिस दौरान ये समझ आया था, ये खबरें सामने आई थी कि नीट का जो एग्जाम हुआ है उसमें अनियमितताएं हैं, उसमें पेपर दरअसल पहले से ही आउट हो चुका था। इस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरह से इसमें कॉपी करके पहले, या फिर बिहार का वो छात्र आपको याद होगा जिसे गेस्ट हाउस में रोका गया, जिसने पूरा एग्जाम जो है वो कॉपी करके दिया था, जिसके पास पहले से ही क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था। ऐसे में ये उम्मीदें जो हैं नीट के स्टूडेंट्स की सुप्रीम कोर्ट से हैं कि इस मामले में उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हमने देश भर में विरोध प्रदर्शन देखे, सड़क से लेकर सदन तक संग्राम देखा। नीट का मुद्दा लगातार विपक्ष की ओर से उठाया गया। यहां तक कि शिक्षा मंत्री भी शुरुआत में धर्मेंद्र प्रधान हड़बड़ी में कह देते हैं कि कोई अनियमितता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देरी हुई थी क्वेश्चन पेपर को देने में, यानी क्वेश्चन सेट देने में, लेकिन बाद में ग्रेस मार्क्स के जरिए उन्हें कंपनसेट कर दिया गया था। हालांकि बाद में शिक्षा मंत्री ये स्वीकार करते हैं कि नहीं, अनियमितताएं तो हुई हैं। तो ऐसी ही कुछ चीजें जो थी जिसने कई सारे सवाल जो हैं आम जनता के मन में खड़े किए और साथ साथ उन स्टूडेंट्स के मन में जिन्होंने इसमें लेकर कुछ उम्मीदें रखी थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम है नीट, और इसमें जब अनियमितताएं सामने आई तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठने लाजमी है। बिल्कुल, और इसी दौरान केंद्र सरकार ने भी अपने हल्फनामे में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे अगर परीक्षा रद्द होने से उन लाखों छात्रों का नुकसान होगा, और इसी वजह से इस रद्द को लेकर के कि नीट यूजी की परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द ना किया जाए, इसका विरोध केंद्र सरकार की तरफ से अपने हल्फनामे में किया गया। और साथ ही ये भी कहा था कि अब जब दोबारा यानी कि रीनीट का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि अगर रीनीट होता है तो उसे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में स्टूडेंट्स की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। लेकिन वहीं कई स्टूडेंट्स ऐसे भी मीडिया के सामने आए थे जिनकी तरफ से कहा गया था कि एनटीए से भी जिस वक्त वो कांटेक्ट में थे उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन या तो किसी के समय पर एडमिट कार्ड नहीं मिले या एड मौके पर उनके सेंटर्स बदल गए। पेपर लीक के मामले के साथ साथ में कई ऐसी अनियमितताएं रही थी जिस वजह से इस नीट एग्जाम के दौरान छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और यहाँ तक कि जब री एग्जामिनेशन की भी बात हुई थी तो उस वक्त भी कई स्टूडेंट्स को ये एड मौके पर सिर्फ कॉल के माध्यम से जानकारी दी जा रही थी, और अगर किसी ने कॉल मिस कर दिया तो उन्हें दोबारा मेल पर या दोबारा कॉल या मैसेज के जरिए कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि आखिर वो अपना एडमिट कार्ड कहां से ले, उनका सेंटर कहां होगा, उन्हें कहां जाना है। और जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो पेपर लीक के वजह से इस नीट को लेकर के कितनी अनियमितताएं रही, उन सारी बातों का खुलासा धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। बिल्कुल, देखिए हालांकि इसके बाद हमने ये भी देखे थे कि जिस संस्था को ये कराने की जिम्मेदारी दी गई थी एग्जाम, उसके 1 से 2 एग्जाम्स ऐसे भी थे जिन्हें रद्द कर दिया गया था, क्योंकि एक बार फिर से अनियमितताएं जो है वो सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर लगातार जो सवाल उठते हैं वो यही उठते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े होने लगते हैं। वैश्विक स्तर पर जब हम देखें तो यहाँ के स्टूडेंट्स अगर बाहर जाएंगे सुरभि जॉब के लिए या फिर किसी भी क्षेत्र में, प्रोग्रेस
बिजनेस के लिए जब वो बाहर जाएंगे तो वहां पर ये सवाल भी उठेंगे कि आपका जो देश है वो ऐसा देश है जहां पर लगातार एग्जाम्स जो हैं उन्हें रद्द कर दिया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लीक हो जाते हैं और पेपर लीक को लेकर लगातार कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन कोई ठोस कानून ऐसा नहीं बन पाता है ताकि भारत में पेपर लीक की जो समस्या है उसे रोका जा सके। इसलिए वैश्विक स्तर पर भी भारत की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम इसको लेकर देखें तो आज होने वाली सुनवाई से जो स्टूडेंट्स हैं, लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ यात्रा का जिक्र करते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। जगन्नाथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े, राज्य सरकार ने सुरक्षा के इंतजाम किए। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा रविवार शाम 7 बजे से शहर के आदर्श नगर स्थित दिनेश्वर मंदिर से विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना के साथ निकाली गई थी। और इस रथ यात्रा को लेकर के सबसे अहम बात यह होती है कि इसमें 3 रथ होते हैं और रथ को खींचने के लिए यहाँ पर अलग अलग देश के कोनों से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और सिर्फ देश के अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं और उनके तरफ से भी रथ यात्रा में अपनी भागीदारी, अपनी भूमिका निभाई जाती है। और जगन्नाथ रथ यात्रा में अब तक जो संख्या बताई जा रही है करीब 5100 के लगभग, पहले ही दिन का ये आंकड़ा रहा था। इस बीच आपने ये भी सुना कि कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची हुई थी। बिल्कुल, देखिए जय जगन्नाथ के जयकारे के साथ भगवान का रथ खींचने उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। तो जय जगन्नाथ के नारे जो हैं कल हर तरफ देखने को मिले। और देखिए जिस तरह से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, 10 दिनों की ये यात्रा होती है जो कि बहुत ही खास होती है। सुरभि देखिए, अगर हम जगन्नाथ यात्रा का जिक्र करें तो ये कहा जाता है कि अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो 100 यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। इसीलिए देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। और इसके पीछे की जो कहानी है जो पद्म पुराणों में वर्णित है वो भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आखिर भगवान क्यों बाहर आते हैं। हमने भगवान को मंदिर के अंदर तो देखा, लेकिन भगवान नगर भ्रमण पर क्यों जाते हैं। इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक बार सुभद्रा जो कि बहन है बलराम की और कृष्ण की, वो ये चाहती हैं कि नगर भ्रमण के लिए निकला जाए, जिसके बाद बलराम और कृष्ण उन्हें रथ पर सवार कर कर लेकर जाते हैं। इसके बाद वो यहाँ से अपनी मौसी के घर जाते हैं, 7 दिनों तक वहां पर उनकी सेवा की जाती है और इसके बाद प्रभु जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद यानी जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो वो वापस अपने मंदिर की ओर पहुंचते हैं। तो ये कहानी है बहुत दिलचस्प और तभी से हर साल जो है ये जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। और जो पुरी के राजा हैं जिस दौरान रथ खींचा जाता है उससे आगे आगे वो सोने की झाड़ू से सफाई करते हैं रथ के लिए। और ये देखिए परंपरा के तौर पर चलता है कि जो राजा हैं वो झाड़ू मारेंगे और सोने की झाड़ू होती है। बिल्कुल, तो ऐसे में कई ऐसी कहानियां हैं जो कि भगवान जगन्नाथ को लेकर के उड़ीसा से लेकर भारत के अलग राज्यों में भी सुनाई जाती है। और सिर्फ इस दौरान उड़ीसा में ही आपको रथ यात्रा नहीं दिखाई देगी, बल्कि रथ यात्रा कई जगहों पर आयोजन भगवान जगन्नाथ का किया जा रहा है। अहमदाबाद, गुजरात की भी तस्वीर हमने आपको बीते कल भी दिखाई थी कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे हुए थे। एक और जहां उड़ीसा में भव्यता और दिव्यता के साथ में रथ यात्रा का आयोजन होता है। हर साल लाखों सैलानी और श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं ताकि वो रथ यात्रा के उस भाव को समझ सके और उसमें वो भी आस्था की डुबकी लगा सके। तो ऐसे में देखिए भगवान जगन्नाथ की जब रथ यात्रा निकलती है और अपनी बहन के लिए खासतौर पर ये अपने दोनों भाइयों की तरफ से एक योगदान दिया गया था, रथ तैयार किया गया था। वहीं ये भी कहा जाता है कि रथ का भी बखूबी ख्याल रखा गया था कि रथ कैसा होगा जिसमें बहन सुभद्रा विराजमान होंगी और वो रथ के सहारे जब आगे बढ़ेंगे तो आखिर किस तरीके से उनका ये पूरा कार्यक्रम आगे का रहने वाला है। कब वो अपनी मौसी गुड़ीचा के घर पहुंचेंगे, उनका वहां पर सम्मान के साथ में सत्कार किया जाता है, आदर भाव किया जाता है। और जैसा मेरे सहयोगी चारुल ने बताया भी कि उसके बाद इसी सत्कार के कारण भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि 21 ऐसी नदियों का जल इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें भारत में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और उन्हीं से उनका स्नान भी करवाया जाता है। और यही वो कारण है जिस वजह से भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन उनका इलाज चलने के बाद से ये पूरी रथ यात्रा दोबारा निकाली जाती है और इसका मतलब ये होता है कि वापस ही होती है।
और देखिए बहन भाई का एक जो पवित्र, एक जो खास रिश्ता है, जो प्यार है, उसका भी प्रतीक है ये कि बहन सुभद्रा की जो दिल की बात है उसे पूरा करने के लिए किस तरह बलराम और श्री कृष्ण, जिन्हें जगन्नाथ के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है, वो नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि रथ का खास ख्याल रखा जाता है, नीम की लकड़ी से ये रथ बनकर तैयार किया जाता है और एक बहुत ही खास उत्सव होता है ये, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव के तर्ज पर बनेगी रणनीति, दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर, विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में अहम बैठक हुई। इसमें सपा प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, प्रभारी और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, राम गोविंद चौधरी, राजेंद्र चौधरी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। तो 37 की तर्ज पर देखिए, 37 के सूत्र पर चलेगा सपा का मिशन 300। तो फिलहाल अखिलेश यादव भी लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरीके से अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो अपनी पैठ को और ज़्यादा मजबूत कर सके। अपनी दावेदारी वो जिस तरीके से हमेशा सामने रखते आए हैं लोगों के, और अपना भरोसा उन्होंने कायम करने की कोशिश आम जनता के बीच भी की है। तो इस खबर को प्रमुखता के साथ दैनिक जागरण के अखबार में आप देख पाएंगे, जिसे छापा गया है। और 37 के सूत्र पर चलेगा समाजवादी पार्टी का मिशन 300, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने एक नारा दिया 400 पार पूरे भारत में, तो वहीं अखिलेश यादव अब अपनी पार्टी को लेकर इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि उनका ये कहना है कि हम 300 पार भी कर सकते हैं, ये उन्हें पूरा भरोसा है। और विधानसभा चुनाव के लिए ये भरोसा उन्होंने जताया। 37 का सूत्र यानी 37 सीटें, जिस तरह से 80 में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी लोकसभा चुनाव में, तो उनका ये मानना है कि जो रणनीति बनाई गई थी वही रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि देखिए, पहले आपको याद होगा सुरभि कि सपा और कांग्रेस विधानसभा चुनाव साथ लड़ चुके हैं, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हुई थी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। अब लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसी रणनीति पर आगे समाजवादी पार्टी काम करेगी। तो क्या विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन रहेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया और उस पर काम शुरू कर दिया। और इस बार सपा का मिशन है 300 पार। बिल्कुल। और साथ ही अखिलेश यादव के इस पूरी भूमिका को समझने की कोशिश की जाए तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को एक और जहां मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी संदेश देने की कोशिश है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा होते हुए भी किस तरीके से वो अपनी पार्टी को भी धरातल पर उतारते हैं, उनका वर्चस्व कैसे बढ़ाया जा सकता है, कार्यकर्ताओं में जोश कैसे भरा जा सकता है। तो ये भी हम मान सकते हैं कि लोकसभा में जिस तरीके का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर समाजवादी पार्टी का रहा, तो ये कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को उस चुनाव की वजह से भी मिला है, जिस वजह से उन्होंने 300 का नारा दिया है। बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस तो देखने को मिला ही है, और इसीलिए देखिए ये माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां पर बीजेपी सरकार में है लगातार 2 बार से, वहां पर अगर हम देखें तो ये हैरान करने वाली चीज थी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी समाजवादी पार्टी, जिसके लिए कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने तो जमीनी स्तर पर अपना वजूद खो दिया है। जिसे बीजेपी ये कहती थी कि सिर्फ और सिर्फ ट्वीट के माध्यम से अखिलेश यादव मुद्दे उठा रहे हैं, जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते हैं। जब वो जमीन स्तर पर उतरते हैं तो वो 37 सीटें ले आते हैं, जो कि बीजेपी के मुकाबले कम होती है, और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है समाजवादी पार्टी। तो ये नतीजे जो हैं ये किसी को भी उत्साहित कर ही देंगे। समाजवादी पार्टी के साथ साथ आप कांग्रेस की स्थिति देखिए कि किस तरह से 98 सीटें लेकर आती है। हालांकि 99 थी, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि 2 सीटों से जीते थे, 1 सीट से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, जिसके बाद अब एक जगह पर उपचुनाव होगा, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो अभी तक अगर हम देखें तो 98 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। तो कांग्रेस को भी जिस तरह से ये कहती थी बीजेपी के विलुप्त हो चुकी है कांग्रेस, वो कांग्रेस भी बहुत अच्छा कमबैक कर चुकी है। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी ये भी हमेशा कोशिश करती रही है, और इस बार भी यही कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस अखबार में इस खबर को छापा गया है, ये खुले तौर पर जो रणनीति हमेशा समाजवादी पार्टी की रही है उसका जिक्र किया गया, और ये कहा गया कि MY फैक्टर को साधने की कोशिश एक बार फिर से समाजवादी पार्टी इन चुनाव के दौरान भी करेगी, क्योंकि उसे पता है कि समाजवादी पार्टी का अगर कोई बड़ा वोट बैंक है तो वो MY फैक्टर सबसे ज्यादा, यानी मुस्लिम यादव फैक्टर, वो सबसे ज्यादा हमेशा इस्तेमाल करती रही है। और
विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि कैसे खासतौर पर उन मुद्दों को टारगेट करने की कोशिश की गई जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी का टेक अलग रहा था। और यह भी कोशिश थी कि अगर बीजेपी इस रास्ते चल रही है तो दूसरा रास्ता कैसे निकालना है, किन रास्तों पर चल करके बीजेपी को हराया जा सकता है, मात दी जा सकती है। यह अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश की। और एक और जहां नई रणनीति लाने की बात अखिलेश यादव की तरफ से कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि MY फैक्टर को भी इस बार फिर से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग में भारत सरकार की बड़ी तैयारी है। आयुष्मान भारत के दायरे में बढ़ाकर 10 लाख करने की तैयारियां की जा रही हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। दरअसल PTI की रिपोर्ट के मुताबिक NDA सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या और बीमा राशि देने को बढ़ाने को विचार कर रही है। इसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली कवरेज लिमिट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो आप ये दैनिक जागरण के अखबार में पहले पन्ने पर आप इस खबर को देख पाएंगे। आयुष्मान भारत का बीमा कवर 5 से बढ़ा करके अब 10 लाख करने की तैयारी है। और इसमें ये लिखा गया है कि केंद्र सरकार अपने प्रमुख आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के बीमा कवरेज को दुगना यानी कि 5 लाख पहले इसकी रकम तय थी, लेकिन अब इसे दुगना किया जा रहा है। 10 लाख की अब रुपए प्रति वर्ष करने की तैयारी कर रही है। और इसके अलावा लाभार्थियों की संख्या आगामी 3 साल के दौरान दुगनी करने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यानी इसमें कई बदलाव करने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना केंद्र सरकार की रही है जिसमें कि अब तक कई आम जनता में कई लोगों को फायदा पहुंचाने का काम भी किया है। और आम जनता की तरफ से जब इस बात पर सर्वे भी करवाया गया था कि आयुष्मान भारत का क्या किसी को लाभ मिला है, तो ऐसे में आम जनता के बीच से कई ऐसे लाभार्थी थे जिन्होंने इस बात को हर किसी के समक्ष रखा कि कैसे जब वो इस दौरान अपनी चिकित्सा के लिए जाते हैं किसी भी बड़े अस्पताल में भी, तब भी उन्हें कई सुविधाएं मिलती हैं। और यहाँ तक कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य का वो ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी स्कीम्स बीजेपी की ऐसी रही जिसने बीजेपी को इस चुनाव में फायदा दिया और कई सारे चुनाव में फायदा देखने को मिला है। राज्य स्तर पर आप देख लें चाहे केंद्र के स्तर पर आप देख लें, आपको मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल याद होगा जिस दौरान लाडली बहन योजना का एक बड़ा फायदा मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो दूसरे बनाए गए थे, मोहन यादव को बना दिया गया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नाम पर जिस तरह से लाडली बहन योजना चली थी तो वो कई राज्यों में शुरू की गई। ऐसे ही आयुष्मान योजना का लाभ जो है वो कई सारे लोगों को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिला है, कई जगह भूस्खलन हुआ है, सड़कें धंस गई हैं। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर के असम समेत देश के 10 राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिला है। तो देखिए कई जगहों से ये भी खबरें मिली कि पहाड़ी राज्यों में कई जगह भूस्खलन और कई स्थानों पर सड़कें धंसने से वाहनों की आवाजाही भी रुक गई है। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर है। असम में बाढ़ के हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। बिल्कुल, देखिए हिमाचल उत्तराखंड समेत 10 राज्य में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल उत्तराखंड समेत 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसमें हमने जिक्र किया असम का जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में भी हमने देखा है कि कई जगह कुछ जगह स्थिति जो है वो खराब होती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश है तो पूर्वोत्तर के असम समेत देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश कहर बनकर टूटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी और मायावती ने जांच की मांग इस दौरान की है। दैनिक जागरण में ही इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा गया है और साथ ही इस बात का जिक्र जिस तरीके से हमने पहले भी आपको किया था कि मायावती इस वक्त
मांग कर रही है लगातार कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की निर्मम हत्या की गई, इस मामले में कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की चेन्नई में उनके घर के पास 6 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। अपराधियों ने पेरंबूर इलाके के सदायप्पन स्ट्रीट में उनके घर के चाकू मारकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, जिस तरीके से चाकुओं से गोद करके बुरी तरीके से बेरहमी से आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या की गई थी, अब इसी मामले को लेकर के मायावती मुखर होकर के तमिलनाडु सरकार और प्रशासन से ये अपील कर रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में सख्त एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने दूसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को बुरी तरह हराया। 5 मैच की सीरीज में वापसी की है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। भारत ने दूसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को बुरी तरह से हरा दिया है। 100 रन से दूसरा T20 मैच जीतकर भारत ने सीरीज 1-1 करके बराबर कर ली है। तो फिलहाल देखिए कि भारत का विजय अभिषेक, इसे हेडर दिया गया है और साथ ही अभिषेक शर्मा और ऋतुराज ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और अभिषेक ने जहां 100 तो ऋतुराज के 77 रन की बदौलत टीम ने 235 रन का लक्ष्य जिम्बाब्वे को दिया। और इसी वजह से इस T20 को लेकर कहा जा रहा था कि युवा टीम है, भरोसा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पूरी तरीके से इनका योगदान भी देखना होगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।